Hello everyone. Today we are starting with the Law of Limitation 1963. It received the assent of President on 5th October 1963 and it came into force on 1st January नए साल पर 1964. The Act of 1963 is basically incorporates, or we can say it is based on third report of Law Commission. तीसरी रिपोर्ट पर बेस्ड है. So what is the law of limit? It specifies the time. क्या करता है लॉ ऑफ लिमिटेशन? टाइम स्पेसिफाई करता है विद इन विच अ क्लेम कैन बी मेड बिफोर कोर्ट ऑफ लॉ. लिमिटेशन एक्ट का पर्पस या पॉलिसी क्या है? ये कंपेल करती है लिटिगेंट्स को कि वो अप्रोच करें कोर्ट एक विद इन अ प्रेस्क्राइब पीरियड. It basically specifies the time within which a claim can be made in a court of law. So what is the history of law of limitation in India? For the first time in 1859 the process was started and Act of 1862 was passed, which was replaced by the Act of 1871, which was again replaced by the Act of 1877 and finally the Act of 1908. In 1908 CPC भी आया था. तो 1908 का एक्ट 1963 तक रहा जब तक ये एक्ट बना नहीं था. 1963 से टिल टुडे ये एक्ट है. अब ऑब्जेक्ट क्या है इस लॉ का या पॉलिसी क्या है इस लॉ की? मतलब ये अचीव क्या करना चाहता है? क्यों बनाया गया लॉ ऑफ लिमिटेशन? ये बेसिकली प्रेस्क्राइब करता है पीरियड, नंबर ऑफ डेज, ईयर्स भी. इतने टाइम में आप केस फाइल कर सकते हो, सूट फाइल कर सकते हो, अपील फाइल कर सकते हो, एप्लीकेशन प्रेफर कर सकते हो. हर लॉ है. सो वी आर बेसिकली ऑब्जेक्ट पॉलिसी या जूरिस्प्रूडेंस. इसकी क्या ज़रूरत है? व्हाट वाज द रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ ऑफ लिमिटेशन? इसका जूरिस्प्रूडेंशियल एसेंस भी डिस्कस करते हैं, पॉइंटर्स में डिस्कस करते हैं. ए, बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट. वैसे तो हर लॉ बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट करता है. लॉ दो तरह के होते हैं, जैसे पब्लिक लॉ, प्राइवेट लॉ. पब्लिक लॉ किन के बीच करता है? पब्लिक और इंडिविजुअल के बीच में. और प्राइवेट इंडिविजुअल और इंडिविजुअल के बीच में. तो ये जो लिमिटेशन एक्ट है ना, इट बेसिकली डील्स विद balancing of interest between individuals. So limitation act being part of the civil law, primarily ये balancing of interest दो individuals के बीच में करता है, although it has a larger societal purpose. अब ये कैसा बैलेंसिंग करता है? what kind of balancing limitation act करता है? इसको अपने एक एग्जाम्पल से समझते हैं. जैसे ए है, ए हैज़ अ कॉज ऑफ एक्शन अगेंस्ट बी. बी ने क्या किया है? बी ने बीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है. अब ए को केस फाइल करना है, तो ए
इसको केस फाइल करना है, क्या ये थ्रू आउट हिज लाइफ फाइल कर सकता है? अगर इसको हक राइट मिल जाएगा थ्रू आउट लाइफ, तो इनके जो राइट्स हैं वो अनसर्टेन रहेंगे थ्रू आउट देयर लाइफ। जो इनका रिलेशनशिप है, लीगल रिलेशनशिप, वो हमेशा अनसर्टेन रहेगा। क्या ये सारी लाइफ दी जा सकती है इनको केस फाइल करने के लिए? नो, इट इज़ अगेंस्ट इंडिविजुअल इंटरेस्ट एंड इट इज़ ऑल्सो अगेंस्ट सोसाइटल इंटरेस्ट। सो इसको इस सारे को एक लिमिट कर दिया गया है, एक कैप लगा दिया गया है। उस कैप को ही लिमिटेशन कहा जाता है। अगर डिले होगा सूट फाइलिंग में तो उससे क्या होगा? एविडेंसेस ख़त्म हो जाएंगे, फैब्रिकेशन होगा, जो कॉज ऑफ एक्शन है वही अपने आप में ख़त्म हो सकता है। अब जो प्लेंटिफ है, ये तो चाहेगा भी सारी उम्र मिले उसे केस फाइल करने के लिए, एंटायर लाइफ। बी क्या चाहेगा डिफेंडेंट? वो चाहेगा एज सून एज पॉसिबल, एज अर्ली एज पॉसिबल। तो इन दोनों की जो बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट करके इस पीरियड को 3 साल कर दिया गया है। बाय बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट 3 इयर्स। 3 इयर्स क्या है? पीरियड ऑफ लिमिटेशन POL, बीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में 3 साल है ये। The larger public policy behind law of limitation is manifest in the maximum interest Republique ut sit finis litium। इसका क्या मतलब है? इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट लाइज इन ब्रिंगिंग एन एंड टू लिटिगेशन। स्टेट का फ़ायदा है अगर लिटिगेशन कम होगा। और एक और मैक्सिमम है जिस पे ये बेस्ड है, मैं लिख देता हूँ आपके लिए। विजिलेंटिबस It means law does not support people who sleep over their rights. अब जो प्लेंटिफ का इंटरेस्ट है तो वो तो है वो कभी भी सूट फाइल कर ले, और डिफेंडेंट का इंटरेस्ट क्या है? एज सून एज पॉसिबल, ताकि सर्टेनिटी आए रिलेशनशिप्स में। तो इन दोनों का देखते हुए बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट के कारण एक कैप लगा दिया गया है। पीरियड ऑफ लिमिटेशन इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्रेस्क्राइब कर दिया गया भी आपको 3 साल में ही फाइल करना पड़ेगा। वो अपील्स एप्लीकेशन सबके लिए अलग अलग, हर कॉज ऑफ एक्शन के लिए अलग है, जो कि 6 शेड्यूल में बताया गया है। अब ये तो हुई जो शेड्यूल में पीरियड ऑफ लिमिटेशन बता दिया गया है 10 दिन से लेके 30 साल तक, उसका जो बेनिफिट है वो डिफेंडेंट को मिलता है। अब प्लेंटिफ के हक में क्या है इस एक्ट में? सेक्शन 4 से 11 कुछ एक्सेप्शंस हैं, जब वो कुछ उसको एक्सेप्शंस मिल सकते हैं, और सेक्शन 12 से लेके 24 में कुछ एक्सक्लूजन्स हैं जो कि प्लेंटिफ अवेल कर सकता है। तो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे ए को फाइल करना है केस 3 इयर्स में, क्योंकि बी ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। अब
अब ये लिमिटेशन इज इन फेवर ऑफ, किसके फेवर में है? बी के फेवर में भी उसे 3 ही साल मिलेंगे, पर समटाइम्स प्रेस्क्राइब पीरियड के बाद भी सूट फाइल किया जा सकता है कुछ एक्सेप्शंस से। एक्सेप्शंस कहाँ मेंशन है? सेक्शन 4 to 11, और कुछ एक्सक्लूजन से। ये अपने डिटेल में पढ़ेंगे आगे जाके। ये दोनों चीज़ें किसके फेवर में है? ये दोनों चीज़ें फेवर में है प्लेंटिफ के, फेवर ऑफ प्लेंटिफ। तो जो पहला फर्स्ट बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट, जब अपनों ने कैप पुट किया था, पुटिंग ऑफ कैप, ये किसके फेवर में था? डिफेंडेंट के। और जो सेकंड अपनों ने जो एक्सेप्शंस और एक्सक्लूजन्स कार्व किए हैं यहाँ पे, ये प्लेंटिफ के हक की बातें हैं। सो दोनों के बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट कर दिया गया है। तो अभी अपनों ने एक पॉइंट डिस्कस किया, बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट करता है लॉ ऑफ लिमिटेशन। प्लेंटिफ को कितना टाइम मिलेगा सूट फाइल करने के लिए, और उसे क्या क्या एक्सेप्शंस और एक्सक्लूजन्स मिल सकते हैं। अब दूसरा पॉइंट है इनएडिक्वेसी या एडिक्वेसी ऑफ लिमिटेशन पीरियड। 1 साल होगा या 3 साल होगा, ये लेजिस्लेटिव पॉलिसी है, और ये कोर्ट क्वेश्चन नहीं कर सकता, इसे ना ही चेंज कर सकता है, ना ही ये लेजिस्लेचर ही तय करता है। कैन नॉट बी क्वेश्चन बाय कोर्ट। थर्ड पॉइंट है, जो लिमिटेशन एक्ट है ना, ये बार करता है रेमेडी, बास रेमेडी, डज नॉट एक्सटिंग्विश राइट्स। इसका क्या मतलब है? जैसे अपना एग्जाम्पल था कि ए ने बी के साथ बीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया, बी ने बीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया ए के साथ, तो ए के पास कितना टाइम है केस फाइल करने के लिए? 3 साल। सपोजिडली वो 3 साल निकल गए, तो क्या अब ए सूट फाइल कर सकता है? आंसर इज नो, वो सूट नहीं फाइल कर सकता। सूट नॉट एबल टू फाइल, सूट इसका क्या मतलब है? वो रेमेडी नहीं अवेल कर सकता, बार रेमेडी। पर क्या वो सूट नहीं फाइल करता, इसका ये मतलब है उसका जो हक था 3 लाख रुपए का, उसका जो राइट्स थे वो भी एक्सटिंग्विश हो गए? नो, दे सबसाइड। पर वो कोर्ट जाके अपना राइट अवेल नहीं कर सकता। जो उसका राइट था ना, परफेक्ट राइट, वो अब इनपरफेक्ट राइट हो गया है। ये आगे सेक्शन, रेलेवेंट सेक्शन के साथ प्रॉपरली अच्छे से डिस्कस होगा। जो लिमिटेशन एक्ट है ना, ये एसेंशियली प्रोसीजरल है, ना कि ये सब्सटेंटिव राइट्स नहीं क्रिएट करता। ये कोई भी लीगल राइट नहीं क्रिएट करता। नो, डज नॉट क्रिएट सब्सटेंटिव राइट्स। एक्सेप्ट 3 सेक्शन है, 25, 26, 27। ये 3 सेक्शंस लिमिटेशन एक्ट की कुछ सब्सटेंटिव राइट प्रोवाइड करते हैं। तो जब आपको पीटी में क्वेश्चन आएगा
भी लिमिटेशन एक्ट प्रोसीजरल है क्या है, तो आप क्या लिखोगे? जो पीटी का आंसर है तो आप लिखोगे ये प्रोसीजरल नहीं है। बेस्ट आंसर होगा प्रोसीजरल और सब्सटेंटिव। पर मान लो ये ऑप्शन है ही नहीं और ऑप्शन है इसेंशियली प्रोसीजरल, तो ये आंसर हो सकता है जहाँ पे ये वाला ऑप्शन ही नहीं है, तो वहाँ पे ये आंसर हो सकता है। प्रोसीजरल अकेला नहीं है आंसर इसका। डॉक्ट्रिन ऑफ लेक्स फॉरे, इसका मतलब होता है लॉ ऑफ द फॉरम। अब सपोजली मानो किसी ने केस यूपी करना है तो वहीं के फोरम का लॉ लगेगा। इसका क्या मतलब है, जो लिमिटेशन एक्ट है और यूपी की स्टेट अमेंडमेंट्स हुई हैं तो वो स्टेट अमेंडमेंट्स वहाँ पे लगेंगी, इसीलिए इसको लिमिटेशन एक्ट इज़ लॉ ऑफ फॉरम। जिस फॉर्म में केस चल रहा है वहीं का लॉ स्टेट अमेंडमेंट्स के साथ चलेगा। और एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो पार्टीज़ है ना तो वो लिमिटेशन पीरियड को रेस्ट्रिक्ट कर सकती है, ना ही वो एक्सटेंड कर सकती है, ना वो कम कर सकती हैं म्यूचुअल एग्रीमेंट के साथ, ना ही वो बढ़ा सकती हैं। कैनॉट रिस्ट्रिक्ट, क्योंकि ये वॉयलेटिव किसका हो जाता है, सेक्शन 28 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। अब सेक्शन 28 कहता है वट एवर इज इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स विल बी वॉइड। अगर आपने रिस्ट्रेंट किया, पीरियड ऑफ लिमिटेशन 3 साल है और आपने दोनों ने म्यूचुअली डिसाइड करके 1 साल कर लिया, तो ऐसा आप नहीं कर सकते, वो 3 साल ही रहेगा। और ना ही आप एक्सटेंड कर सकते हो, आप बढ़ा भी नहीं सकते। सपोजिटली 3 साल था और आप 5 साल नहीं कर सकते, क्योंकि ये वॉयलेटिव हो जाएगा सेक्शन 23 पब्लिक पॉलिसी का। ना आप बढ़ा सकते हो ना आप कम कर सकते हो। ये तो रिलेटेड था पार्टी से। अब कोर्ट क्या कम कर सकता है या बढ़ा सकता है इनहेरेंट पावर्स में, मतलब सेक्शन 151 सीपीसी में? द आंसर इज नो, कोर्ट भी नहीं कर सकता। ना तो कोर्ट एक्सटेंड कर सकता है ना ही रेस्ट्रिक्ट कर सकता है। अब एक पॉइंट आता है, क्या पार्टीज वेव कर सकती हैं? तो द आंसर इज नो। अगर उन्होंने प्रूव कर दिया है, द पार्टी कैनॉट वेव हिज राइट, क्योंकि कोर्ट जैस डिफेंडेंट ने रेज किया बार ऑफ लिमिटेशन, फिर उसने प्रूव कर दिया, वो चाहता है मैं पीछे हट जाऊं और वेव कर दूं, तो वो नहीं कर सकता। रीज़न इज कोर्ट जैसे ही बार ऑफ लिमिटेशन प्रूव होता है, कोर्ट इनकॉम्पिटेंट बन जाता है, वो ट्राई ही नहीं कर सकता वो। तो कोर्ट की ड्यूटी बनती है कि वो डिसमिस करे। कोर्ट्स ड्यूटी टू डिसमिस इफ बार ऑफ लिमिटेशन इज प्रूव्ड। पार्टीज पीछे नहीं हट सकती जब वो प्रूव हो गया है। तो अब अपने बेयर एक्ट ओपन करते हैं अपना। द लॉ ऑफ लिमिटेशन 1963, इसमें ऊपर लिखो 1/1/1964, इस दिन ये इफ़ेक्ट में आया था। और ये जो डेट दी है राइट में, ये एसेंट की है, प्रेसिडेंट के एसेंट की। अब प्रियम्बल बढ़ते हैं अपने। इट इज़ एन एक्ट टू कंसोलिडेट, द वर्ड इज़ कंसोलिडेट, मतलब ये अपने आप में जिस टॉपिक से डील कर रहा है उस पे ये एग्जॉस्टिव मतलब उसको कंप्लीटली डील कर रहा है। और अमेंड क्या करता है, अमेंड द लॉ फॉर लिमिटेशन ऑफ सूट्स, द वर्ड इज सूट्स एंड अदर प्रोसीडिंग्स। ये लिमिटेशन किसके लिए देता है, सूट्स के लिए और अदर प्रोसीडिंग्स के लिए। अब सेक्शन 1 पे आते हैं अपने।
We same, the act may be called Limitation Act 1964. It extends to the whole of India. It even extends to the state of Jammu Kashmir. ये नीचे नीचे देख लीजिए, एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ JNK, ये ओमिट कर दिया गया है. कब ओमिट किया गया था ये? विद इफेक्ट फ्रॉम 31 अक्टूबर 2019 से. और ये थर्ड केम इनटू फोर्स कब आया था बताइए आप? 1 जनवरी 1964 पे आया था, राइट? अब अपने डेफिनेशंस अगली वीडियो में करेंगे. थैंक यू.